हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा फ्रॉम पाथ IAS अकेडमी। और आज हम लोग 2 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी तक का जो करंट अफेयर MCQ है वो लेकर के आए हैं। पिछले वीक जितनी भी न्यूज़ आपके हाईलाइटेड न्यूज़ थे उनसे रिलेटेड जो भी MCQs बन सकते हैं UPSC में, वो सारे आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। पहला जो आपका क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? हेरिटेज कंजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड है और इससे रिलेटेड आपको जो करेक्ट आंसर है वो चूज़ करके बताना है। 3 स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ हिस्टोरिकली हेल्ड एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ओवर मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन। दूसरा स्टेटमेंट, रीसेंट पॉलिसी शिफ्ट पर्पस allowing private entities to undertake conservation work alongside ASI supervision. तीसरा, fund from private corporation for conservation are expected to be routed through the National Culture Fund. यहाँ पे जो आपको करेक्ट स्टेटमेंट है वो आप पॉज ले सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑल 3 जो है वो यहाँ पे करेक्ट होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ हिस्टोरिकली हेल्ड एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ओवर मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन, बिल्कुल सही है आपका। रीसेंट पॉलिसी शिफ्ट पर्पस अलाउइंग प्राइवेट एंटिटीज टू अंडरटेक कंजर्वेशन वर्क अलोंगसाइड ASI सुपरविजन। सुपरविजन में किसके अंदर रहेगा? ASI के अंदर ही रहेगा। फंड्स फ्रॉम प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर कंजर्वेशन आर एक्सपेक्टेड टू बी रूटेड थ्रू द नेशनल कल्चर फंड। तो ये तीसरा स्टेटमेंट जो है वो भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखें तो किससे रिलेटेड है? हाइड्रोजन पावर ट्रेन से रिलेटेड है। ये ट्रायल किया जा रहा है अभी इंडिया में, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको इनमें से जो करेक्ट है वो चूज़ करना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट यूज्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स एंड एमिट्स ओनली वाटर वेपर। दूसरा, इट विल मेक इंडिया द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑपरेट हाइड्रोजन ट्रेन्स। इट इज़ बीइंग टेस्टेड ऑन द जींद सोनीपत सेक्शन ऑफ द नॉर्दर्न रेलवे। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज़ करना है। तो देख लेते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। इट इज़ यूज्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स एंड एमिट्स ओनली वाटर वेपर। तो ये जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कोई भी किसी भी टाइप का कार्बन एमिशन नहीं करेगा, वाटर वेपर एमिशन ही होगा इसमें। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो है वो यूज़ किए जाएंगे यहाँ पे। तो बिल्कुल सही पहला। इट विल मेक इंडिया द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑपरेट हाइड्रोजन ट्रेन्स। इंडिया के पहले और बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन्स जो है वो ऑपरेट की है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होता है। और ये जो है जींद से सोनीपत के बीच में चलाई जा रही है, इसलिए बिल्कुल सही। जींद सोनीपत सेक्शन जो कि नॉर्दर्न रेलवे का पार्ट है आपका, वहाँ पे चलाया जा रहा है, इसलिए बोथ A एंड C जो है वो यहाँ से करेक्ट होता है आपका। यहाँ पे दिया है 0 कार्बन एमिशन होगा और हाइड्रोजन ट्रेन यूज्ड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो यूज़ होंगे आपके। अगला क्वेश्चन किससे है? फाइनेंस कमीशन से। फाइनेंस कमीशन से क्या यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन की जो काम है आपके उससे रिलेटेड है। तो पहला है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट है प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स। दूसरा, मेजर टू ऑगमेंट स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। तीसरा, फिक्सेशन ऑफ GST रेट्स। और D है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस। तो यहाँ पे जो आपका इसके लिए कौन सा काम मैंडेटरी नहीं है? तो तीसरा, फिक्सेशन ऑफ GST रेट्स। GST रेट्स के बारे में जो भी डिस्कशन होगा, जो भी इसके फिक्सेशन के बारे में बात होगी, वो GST काउंसिल में होगी, फाइनेंस कमीशन में नहीं होगी। इसीलिए स्टेटमेंट C जो है वो यहाँ पे गलत है। बाकी 3 जो है वो आपके यहाँ पे करेक्ट है। देख लेते हैं कैसे फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा सा। तो पहला है द फाइनेंस कमीशन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280। तो ये बिल्कुल किस में बात की गई है? 280 में बात की गई है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई, इसलिए इसमें आर्टिकल भी दिया गया है इससे रिलेटेड, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक तरह की।
और ये फिजिकल फेडरलिज्म पे बात करती है, किसके किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। दूसरा, रिकमेंडिंग अ प्रिंसिपल फॉर ग्रांट इन एड टू स्टेट एंड एक्सप्लीट्स मैंडेट टू द फाइनेंस कमीशन। तीसरा, सजेस्टिंग मेजर टू augment the consolidated fund of state, especially to support local bodies, also falls within the assigned functions. अगला, advising on the distribution of net proceed of taxes between union and state is the core responsibility of finance commission. अगला क्या है, जो फिक्सेशन ऑफ जीएसटी रेट्स है वो किसका काम है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जीएसटी काउंसिल की, नॉट द फाइनेंस कमीशन। इसीलिए आपका जो ये स्टेटमेंट फिक्सेशन ऑफ जीएसटी रेट है वो यहाँ से गलत है। बाकी जो तीन आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं वो सही हैं। अगला क्वेश्चन, किससे ग्लोबल ऑयल रिजर्व वेनेजुएला और यूएस जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण न्यूज़ में है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है। और यहाँ पे आपको जो करेक्ट है वो बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज़ करना है। पहला क्या बोलता है, वेनेजुएला होल्ड्स द सिंगल लार्जर प्रोवन ऑयल रिजर्व। दूसरा, ओपेक कंट्रीज कलेक्टिवली कंट्रोल लेस देन 50% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व्स। अगला, इंडिया फिगर्स अमंग द टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म ऑफ ऑयल रिजर्व। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा है, तो पहला जो है बोल रहा है कि वेनेजुएला होल्ड्स द सिंगल लार्जर प्रोवन ऑयल रिजर्व, बिल्कुल सही। अगला, ओपेक कंट्रीज कलेक्टिवली कंट्रोल लेस देन 50% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि मोर देन 79% जो वर्ल्ड रिजर्व जो है वो ओपेक कंट्री के पास है, ऑयल रिजर्व जो कंट्रोल है वो। इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ से जो आपका स्टेटमेंट 2 है वो गलत होता है। तीसरा, इंडिया फिगर्स अमॉन्ग द टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म ऑफ ऑयल रिजर्व, बिल्कुल सही। तो ये टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट में आती है ऑयल रिजर्व से को लेकर के यदि बात की जाए तो इसीलिए 1 और 3 जो है यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो ओपेक मेंबर्स कलेक्टिवली कंट्रोल ओवर 79.1% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व जो है उन पे उनका कंट्रोल है ओपेक कंट्रीज़ का, इसीलिए ऑप्शन स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो रिफॉर्म एक्सप्रेस से रिलेटेड है और पूछा गया है कि रिफॉर्म एक्सप्रेस जो टर्म है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है इंडियन पॉलिसी इन टर्म यूज एज इंडियन पॉलिसी में किस टर्म को लेके रिफॉर्म एक्सप्रेस जो है वो यूज़ किया जाता है। तो पहला, हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट कनेक्टिंग ऑल कैपिटल्स ऑफ इंडिया। दूसरा, अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्फेसाइजिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मेजर्स। सी, वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम फॉर डिजिटल पब्लिक गुड्स। और अगला, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्कीम फॉर टेलीकॉम यूजर्स। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्फेसाइजिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मेजर्स जो है उसके लिए आपका रिफॉर्म एक्सप्रेस जो टर्म है वो यूज़ किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ से पे करेक्ट होता है आपका। और देख लेते हैं थोड़ा सा इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो। तो रिफॉर्म एक्सप्रेस इज़ यूज्ड metaphorically by the Prime Minister to describe the sustained pace of structural reform, investment pause and demand-led policy that are expected to boost GDP growth. इसलिए ये टर्म जो है वो यूज़ किया जा रहा है आपका। और अगला यदि क्वेश्चन देखें किससे रिलेटेड है, विथ रेफरेंस टू इंडियाज राइस प्रोडक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो राइस प्रोडक्शन से रिलेटेड इंडिया के टर्म में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, इंडिया हैज सरपासेस चाइना टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया है किसमें, राइस प्रोडक्शन में।
पहले जो चाइना था वो किस पोजीशन पे था? फर्स्ट पोजीशन पे था राइस प्रोडक्शन में, और इंडिया सेकंड पोजीशन पे था। अभी क्या बोला जा रहा है कि इंडिया जो है फर्स्ट पोजीशन पे, चाइना सेकंड पोजीशन पे। इसीलिए ये पहला स्टेटमेंट है आपका। दूसरा, द अचीवमेंट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू इंडियाज फूड सिक्योरिटी एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल। तीसरा, द इंक्रीज इन राइस प्रोडक्शन वाज मेनली ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ कल्टीवेशन एरिया ओनली। तो इनमें से आपको करेक्ट जो है वो स्टेटमेंट चूज करना है। देख लेते हैं कौन सा है आपका करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? इंडिया हैज सरपासेस चाइना टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। तो बिल्कुल सही है। अभी अभी ये चीज़ हुई कि इंडिया ने जो है वो पास किया किसको? चाइना को राइस प्रोडक्शन में। अगला, दिस अचीवमेंट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू इंडियाज फूड सिक्योरिटी एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल। ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ से करेक्ट होता है आपका। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट होता है। स्टेटमेंट 3 क्या बोलता है? द इंक्रीज इन राइस प्रोडक्शन वाज मेनली ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ कल्टीवेशन एरिया। तो ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ कल्टीवेशन एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब जो आपका राइस प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट देखा गया है वो सिर्फ ये बात नहीं करता कि कल्टीवेशन एरिया बढ़ा दिया गया तो आपका जो राइस प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ा है राइस प्रोडक्शन पे। तो और कौन कौन से आपके देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ा। तो स्टेटमेंट 3 इज़ इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि सोली जो है वो एरिया एक्सपेंशन पे जो है जो राइस हुआ है, राइस का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है, वो सोली किस पे डिपेंड नहीं करता, एरिया एक्सपेंशन पे। और क्या क्या चीज़ें फैक्टर्स हैं? तो जो सीड्स की क्वालिटी है उनमें इम्प्रूवमेंट किया गया, और आपका एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस जो भी हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट किया गया, जिसके कारण जो राइस प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सका। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 एंड 2 इसमें करेक्ट है, और स्टेटमेंट 3 जो है इनकरेक्ट है। अगला सोमनाथ टेम्पल से पूछा गया है, और जो अभी जो सोमनाथ टेम्पल का स्ट्रक्चर है वो कौन से आर्किटेक्चरल स्टाइल्स पे बना हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका। पहला, नागर, द्रविडियन, वेसर और इंडो इस्लामिक। इन तीनों में जो भी करेक्ट है वो आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में जो करेक्ट है वो बताना है। तो ऑब्वियसली इंडो इस्लामिक नहीं होगा। इन 3 में आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है। तो पहला, नागर, द्रविडियन, वेसर। तो देखा जाता है कि जितने भी नॉर्थ इंडिया के मंदिर हैं वो नागर शैली में बनाए जाएंगे। साउथ इंडिया के ज़्यादातर मंदिर आपको द्रविडियन स्टाइल में जो देखने को मिलेंगे, और नागर और द्रविडियन का मिक्स जो होगा वो वेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट कहलाएगा। और वेसर स्टाइल को एक और नाम दिया जाता है क्या? चालुक्य स्टाइल। चालुक्य स्टाइल किस लिए बोला जाता है? क्योंकि चालुक्यों ने जितने मंदिर बनवाए वो क्या किया, नागर और द्रविडियन का जो मिक्स था वो बनवाया। मतलब कुछ आपको फीचर्स जो हैं वो नागर शैली के देखने मिलेंगे, कुछ द्रविडियन के देखने मिलेंगे इसके अंदर, वैसे शैली के अंदर। लेकिन ये सोमनाथ मंदिर जो है वो किस पे बनाया गया है? नागर में, नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो नागरा स्टाइल में बना, और जो कहाँ पे स्थित है प्रेजेंटली? गुजरात में। ठीक है। नागर शैली इज डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट दैट डेवलप्ड इन नॉर्दर्न इंडिया। कैरेक्टर्स, इसके कैरेक्टर्स देखेंगे तो इसकी जो टावरिंग जो शिखर्स होते हैं उनमें देखने को मिलेगा। इसमें कर्विनेस, कर्व लीनियर डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे, और इंट्रिकेट कार्विंग देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे, जो नागर स्टाइल है उसमें। और ये जो है गुजरात में लोकेटेड है, और जो प्रेजेंटली यहाँ पे बहुत बार इन्वेजन के कारण यहाँ पे इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया बहुत बार। और इसमें जो अभी जो मंदिर आपको देखने को करेंटली मिलता है वो कब कंप्लीट किया गया? 1951 में।
और ये हिंदू टेम्पल है एक, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ जो है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन किससे है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्ट एज द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द यूनियन गवर्नमेंट ऑन मैटर रिलेटेड टू द इंडियन आर्मी। तीसरा, द चीफ आर्मी स्टाफ इज मेंबर ऑफ कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। तो इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो देखेंगे पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे आपका। और दूसरा क्या है कि जो ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र है एक तरह के, किसके लिए? यूनियन मिनिस्ट्री या यूनियन गवर्नमेंट जो हमारी है उसके लिए एक मिलिट्री एडवाइज़र की तरह जो है इनको अपॉइंट किया जाता है। तीसरा, ये जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर रहेंगे, तो ये गलत है। इनको इस मीटिंग में आपका इनवाइट किया जा सकता है, लेकिन ये मेंबर नहीं होते हैं इसके, इसीलिए स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है। ओनली 2 यहाँ पे आपका सही हो जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या बोलता है? द अपॉइंटमेंट इज फॉर्मली मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये डन अंडर आर्टिकल 53 के अंदर बात की गई है। और ये किसके एडवाइस से बनाए जाएंगे? यूनियन कैबिनेट जो है उससे एडवाइस लेंगे प्रेसिडेंट, उसके बाद जो है इनका अपॉइंटमेंट होगा। स्टेटमेंट 2 ये बोलता है प्रोफेशनल हेड ऑफ इंडियन आर्मी रहेंगे, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको एडवाइस करेंगे किससे? ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्मी मैटर्स में। द एडवाइजरी रोल इज लिमिटेड टू द आर्मी, नॉट ऑल द 3 सर्विसेज। आर्मी सर्विसेज के लिए ही ये जो है एडवाइजरी रोल जो है वो प्ले करेंगे। अगला स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट कैसे है? क्योंकि ये CCS के जो है वो मेंबर नहीं रहेंगे। यहाँ पे जो मेंबर्स रहते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, होम, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो आपके इसके मेंबर रहेंगे। और इनको इस मीटिंग में इनवाइट किया जा सकता है, लेकिन ये परमानेंट मेंबर नहीं रहते हैं किसके? CCS के। तो इसीलिए आपका स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट है यहाँ पे। तो आज के जो भी क्वेश्चन थे, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, उसका डिस्कशन ख़त्म होता है। और अगले सेशन में हम लोग नेक्स्ट वीक जो भी आपके करंट अफेयर्स रहेंगे उनके MCQ लेकर के आएंगे और डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा पॉज लेकर के क्वेश्चन अच्छे से रीड करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करेंगे कि कौन सा आंसर सही है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और अगले फ्राइडे हम लोग 4 बजे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।